तो मूवी की शुरुआत में हम एक अनजान लड़की को प्रॉम क्राउन को हाथ में लेकर चलते हुए देखते हैं। वो बता रही होती है कि वो बचपन से लोगों से ये सुनती आई है कि तेरा खानदान खूनी है और बड़ी होकर तू भी अपने खानदान की तरह खूनी बनेगी, और आज मैंने उसे सच साबित कर दिया। फिर हम 2 दिन पीछे यूएसए के शहर शैडी साइड के एक स्कूल को देखते हैं, जहां स्कूल में होने वाले प्रॉम फंक्शन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। इस फंक्शन की कमान संभाले हुए हैं स्कूल के प्रिंसिपल वेलैंड और वाइस प्रिंसिपल डोलोरेस ब्रेकनरिज। हालांकि कहने को तो स्कूल के असली बॉस प्रिंसिपल वेलैंड है, पर सबको पता है कि स्कूल की असली कमांड तो वाइस प्रिंसिपल डोलोरेस ब्रेकनरिज के ही हाथ में है। उन्हीं के मुताबिक ये स्कूल चलता है। फिर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर लोरी को देखते हैं। लोरी प्रॉम क्वीन की पहली दावेदार है। फिर एक लाफे नाम की लड़की को देखते हैं जो सभी प्रॉम क्वीन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रही होती है। यहाँ हम प्रॉम पार्टी की दूसरी दावेदार टिफनी फाल्कनर को देखते हैं, जो कि बहुत ही घमंडी और बदतमीज है, पर इसे टक्कर देने वाली है क्रिस्टी, जो स्कूल में नशे का धंधा करती है। क्रिस्टी को वाइस प्रिंसिपल डोलोरेस ब्रेकनरिज बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसी को जलाने के लिए क्रिस्टी ने प्रॉम पार्टी में हिस्सा लिया है। हाँ, प्रॉम क्वीन की तीसरी दावेदार क्रिस्टी है। इसके बाद हम टिफनी के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें लिंडा है, जो पढ़ाई में काफी तेज है, और इसी की वजह से टिफनी हर बार एग्जाम में पास हो जाती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लिंडा की टक्कर टिफनी की चाटने में भी कोई नहीं कर सकता। और हाँ, ये है प्रॉम क्वीन की चौथी दावेदार। फिर आती है डेबी, जो हमेशा टिफनी को किसी भी आर्गुमेंट से बचा लेती है और सामने वाले की इज्जत के फर्रच्छे उड़ाने में उस्ताद है। डेबी प्रॉम क्वीन की 5वीं दावेदार है। अब बारी है मेलिसा की। ये टिफनी की कॉम्पेनियन है। अगर टिफनी कहे कूद तो मेलिसा पूछेगी कहाँ, और यही है प्रॉम क्वीन की छठी और आखिरी दावेदार। फिर हम लोरी की बेस्ट फ्रेंड मेगन को देखते हैं, जो इस स्कूल में सबसे अलग है, गंजेड़ी है और भूत प्रेतों में खास इंटरेस्ट रखती है। वैसे टिफनी और उसका ग्रुप लोरी और मेगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर हम क्लास में लोरी को देखते हैं, जिसे लगता है कि वो प्रॉम पार्टी में जीत नहीं सकती, लेकिन उसका मानना है कि वो पार्टी में धमाकेदार एंट्री करके सबको ये प्रूव कर सकती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। दरअसल पूरे टाउन और स्कूल में ये अफवाह फैली हुई है कि लोरी की मॉम ने ही प्रॉम वाली रात लोरी के डैड का खून कर दिया था, लेकिन लोरी की मॉम के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। यहीं पर हम टिफनी के बॉयफ्रेंड टाइलर को भी देखते हैं। फिर क्लास में टीचर लोरी से पूछते हैं, लोरी तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? तभी मेगन सबके सामने बता देती है कि लोरी का सपना राइटर बनने का है। ये सुनते ही टिफनी और उसका ग्रुप लोरी को ताना मारते हैं। हाँ, लोरी अपनी बुक में ये जरूर लिखेगी कि कैसे उसकी मॉम ने प्रॉम नाइट को उसके डैड को मारा था। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है, जिससे लोरी अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। पर तभी मेगन उठती है और अपने बैग से एक बड़ा सा नाइफ निकालकर अपना हाथ काट देती है। ये देखकर टिफनी के ग्रुप के साथ साथ क्लास में मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन लोरी ये सब देखकर हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि मेगन उन सब के सामने बस एक प्रैंक कर रही है। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां लोरी स्कूल के बाद जॉब करती है। यहाँ पर टिफनी अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ बैठी होती है। ऑर्डर लेने के बाद लोरी टाइलर को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि लोरी को टाइलर पसंद है। फिर शाम को टाइलर अपना जैकेट लेने के लिए दोबारा रेस्टोरेंट आता है। जब लोरी उसे जैकेट वापस देती है तो वो लोरी को उसके राइटर बनने के सपने के लिए अप्रिशिएट करता है। साथ ही वो लोरी को प्रॉम के लिए भी मोटिवेट करता है। टाइलर की बातों से लोरी को अंदर से काफी अच्छा महसूस होता है। जब लोरी घर वापस आती है तो वो अपनी मॉम को अपनी प्रॉम वाली ड्रेस के बारे में बताती है, लेकिन उसकी मॉम कुछ खास खुश नहीं होती। ये बात लोरी मेगन को बताती है तो मेगन कहती है कि शायद उन्हें तुम्हारे डैड वाले हादसे की याद आ गई हो, क्योंकि लोरी की मॉम को भी अपने स्कूल टाइम में प्रॉम क्वीन बनना था, लेकिन प्रॉम पार्टी के दिन लोरी के डैड का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसका इल्जाम लग गया लोरी की प्रेग्नेंट मॉम पर। दूसरी ओर हम टिफनी के घर को देखते हैं, जो कि लोरी के घर के ठीक सामने है। टिफनी अपने मॉम नैन्सी और फादर डैन को अपनी ड्रेस दिखाती है, जिसे देखकर दोनों उसकी इतनी तारीफ करते हैं जैसे वो कोई हूर की परी हो। तभी इनके घर मेलिसा आती है और हमेशा की तरह टिफनी को देखकर तारीफ के फूल बांधने लगती है। मेलिसा कहती है, टिफनी इस बार तुम ही प्रॉम क्वीन बनोगी। लेकिन क्योंकि मेलिसा ने भी प्रॉम में हिस्सा लिया है तो टिफनी भी ड्रामे से कहती है, नहीं मेलिसा, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर और प्रिटी हो, इसलिए प्रॉम क्वीन तो तुम बनोगी। पर इस पर मेलिसा कहती है, मैं प्रॉम कैंडिडेट से अपना नाम वापस ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉम में पहनने के लिए ड्रेस ही नहीं है। ये सुनकर टिफनी तुरंत कहती है, तुम्हें कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी अच्छे कपड़े हैं, तुम उनमें से अपने लिए ले लेना। इन दोनों का ये प्यार देखकर नैन्सी और डैन को बहुत खुशी होती है।
दूसरी ओर हम क्रिस्टी को देखते हैं जो नशे का माल बेच रही होती है, लेकिन जब वो अपने घर की ओर जा रही होती है तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो उस अनजान शख्स को आवाज लगाती है तभी एक लाल जैकेट पहने शख्स आता है और पीछे से उस पर हमला कर देता है। क्रिस्टी कुछ समझ ही पाती कि ये क्या हो रहा है, तभी वो शख्स उसे सीधा स्वाहा कर देता है। अगले दिन स्कूल में हम लॉरी और टाइलर को देखते हैं जो एक दूसरे को प्यार से घूरे जा रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसा करता देख मैगन देख लेती है और मजे लेकर लॉरी की टांग खींचती है। तभी वाइस प्रिंसिपल ब्रेकनरिज प्रॉम के सभी दावेदारों को स्टेज पर बुलाती है। वो बताती है कि क्रिस्टी आज स्कूल नहीं पहुंची, इसलिए अब उसका नाम कल के कंपटीशन से हटा दिया गया है। इसके बाद ब्रेकनरिज बाकी बचे हुए दावेदारों को मोटिवेट करती हैं। साथ ही वो लॉरी को अलग से समझाती हैं कि लॉरी अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है खुद को सबके सामने साबित करने का। वो ये भी कहती हैं, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम पर तुम्हारे डैड के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया गया था। ब्रेकनरिज उसे मोटिवेट करती हैं और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैगन क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे क्रिस्टी के बारे में पूछती है, क्योंकि क्रिस्टी को गायब हुए अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बस इतना ही कहता है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। फिर हम उसी किलर को देखते हैं जो प्रॉम के सभी दावेदारों की फोटो को ध्यान से देख रहा होता है। वो क्रिस्टी की फोटो पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाता है, यानी अब उसकी लिस्ट में बची हुई बाकी लड़कियों की बारी है। अब सभी प्रॉम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। टिफनी भी टाइलर और मेलिसा के साथ तैयार होकर फोटो खिंचवा रही होती है और जब ये लोग निकलने ही वाले होते हैं तो टिफनी की मॉम नैन्सी उसे सख्त हिदायत देती है, अगर तू आज प्रॉम पर नहीं जीती तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उधर लॉरी भी प्रॉम में जाने के लिए तैयार थी। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मैंने भी प्रॉम क्वीन बनने के लिए पार्टिसिपेट किया था। सबको लगता था मैं ही जीतूंगी, लेकिन फिर तुम्हारे डैड के साथ वो हादसा हो गया। वो ये भी कहती है, बचपन से लेकर आज तक न चाहते हुए भी उस हादसे का बोझ तुम्हें सहना पड़ा। इसके बाद लॉरी मैगन के साथ स्कूल पहुंचती है जहां पार्टी शुरू हो चुकी थी और सभी लोग जमकर एंजॉय कर रहे थे। तभी ब्रेकनरिज प्रॉम में हिस्सा लेने वाले सभी दावेदारों को स्टेज पर बुलाती है ताकि सभी कैंडिडेट्स अपने लिए बाकी स्टूडेंट्स से वोट मांग सकें। लेकिन जैसे ही लॉरी स्टेज की तरफ बढ़ती है, टिफनी और उसका ग्रुप हॉट सी ड्रेस पहनकर स्टेज पर आइटम डांस करने लगते हैं। उनका डांस देखकर लॉरी और भी टेंशन में आ जाती है, अब तो मेरे जीतने के चांस भी खत्म। दूसरी ओर हम लिंडा और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को एक क्लासरूम में देखते हैं जो अकेले में अपना रंगारंग प्रोग्राम सेट करने के मूड में वहां आए थे। पर तभी लिंडा देखती है कि किसी ने उसके वोटिंग वाले पर्चे पूरी तरह फाड़ दिए हैं। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है। लिंडा को लगता है कि ये हरकत उसी की है जिसने उसके पर्चे फाड़े थे, इसलिए वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी लिंडा वापस आती है। उसका पेट पूरी तरह फटा हुआ होता है और उसकी आंतड़ियां बाहर लटक रही होती हैं। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, उसके पीछे वही कातिल खड़ा नजर आता है। कातिल को देखकर बॉबी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसे पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथ पेपर गिलोटिन से काट देता है। लड़खड़ाता हुआ बॉबी किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है और वो अपने कटे हुए हाथों से उसे खोल नहीं पाता। और इससे पहले कि वो किसी तरह वहां से भाग पाए, वही कातिल वहां आकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर पार्टी में टाइलर लॉरी के पास आता है और उसकी तारीफ करता है, पर तभी एक जेरल्ड नाम के स्टूडेंट को ड्रिंक वाले पॉट में टिफनी का कटा हुआ सिर दिखता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से चीखने लगते हैं, लेकिन असल में वो सिर नकली होता है जिसे मैगन ने वहां रखा था एक मजाक के तौर पर। लेकिन जब सब मैगन से पूछते हैं तो वो झूठ बोलती है कि मैंने ये सब नहीं किया, इसलिए वाइस प्रिंसिपल ब्रेकनरिज उसे कुछ कह नहीं पाती। लेकिन लॉरी मैगन से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस हरकत की वजह से बाकी लोग लॉरी को भी सीरियसली नहीं लेंगे। लॉरी मैगन को ये बात समझाती है जिससे मैगन को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ टिफनी और मेलिसा को साथ में डांस करते देखकर डेबी को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि टिफनी अब उसे छोड़कर मेलिसा को ज्यादा अटेंशन दे रही है और तभी डेबी मन ही मन तय कर लेती है कि आज तो मैं टिफनी को प्रॉम क्वीन नहीं बनने दूंगी। पर तभी डेबी का बॉयफ्रेंड जड उसे स्कूल के सुनसान कोने में ले जाता है और उसे अपनी माँ का नेकलेस देता है। जैसे ही ये दोनों अपना रंगीन प्रोग्राम शुरू करने वाले होते हैं, तभी उन्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन जड कहता है इस कमरे में बहुत सारे चूहे हैं, ये आवाज उन्हीं की है। पर तभी वही कातिल पीछे से आता है और जड के चेहरे पर ग्राइंडर से हमला कर देता है। ये देखकर डेबी के होश उड़ जाते हैं और घायल जड उसका हाथ पकड़ लेता है।
जड को ग्राइंड करने के बाद कातिल अब डेबी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। डेबी डर के मारे पीछे हटती जाती है और अचानक एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में फंस जाती है और जोरदार करंट लगने से वो भी भगवान को प्यारी हो जाती है। इधर लॉरी को बताया जाता है कि किसी अनजान ने उसके लिए एक बुके भेजा है। लॉरी गेट पर वो बुके लेने जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किसने भेजा है। वो जैसे ही अंदर आती है, टिफनी उसे रोक लेती है। टिफनी उसे घूरते हुए पूछती है, ये बुके तुम्हें किसने भेजे हैं? लेकिन लॉरी कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ मेलिसा भी आ जाती है। टिफनी अब लॉरी से कहती है, लॉरी मैंने तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को घूरते हुए देखा है। फिर टिफनी लॉरी से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी ये आदत है। तुम्हारे खानदान की लड़कियाँ दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को फंसाकर उनके साथ मुंह मारती हैं। आज तुम मेरे बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ वही कर रही हो। टिफनी आगे बढ़ते हुए लॉरी का सरनेम लेकर बोलती है, कई साल पहले तुम्हारी माँ रोजमेरी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने इस शहर के सबसे हैंडसम लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। वो लड़का भी अपनी ठरक मिटाने के लिए उससे मिलने जाता था, पर जब रोजमेरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लॉरी गुस्से में कहती है, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो टिफनी। वहीं पीछे खड़ी मेलिसा को टिफनी की ये बातें सुनकर लॉरी के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन टिफनी नहीं रुकती और कहती है, जब उस लड़के को पता चला कि रोजमेरी पेट से है तो वो बेचारा शहर छोड़कर भाग गया, पर रोजमेरी उसके पीछे गई और एक दिन उसका गला काटकर उसे एक गंदी नदी में फेंक दिया। अब मेलिसा को भी लगता है कि टिफनी हद से ज्यादा बोल रही है। वो टिफनी को चुप कराने की कोशिश करती है। वहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड पर डेबी की बॉडी की वजह से पार्टी में लाइट झपक झपक कर चल रही थी, इसलिए प्रिंसिपल स्टॉक नाम के एक कर्मचारी को इलेक्ट्रिक बोर्ड की जांच के लिए भेजता है। पर इधर टिफनी अब भी नहीं रुकती। ये सब सुनकर लॉरी वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी और दुखी होकर रो रही थी। तभी वहाँ मेलिसा आती है और उसे अपना मेकअप देती है। मेलिसा को इस वक्त लॉरी के लिए सच में बुरा लग रहा होता है। लॉरी अब खुद को संवार कर कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी में वापस आती है और टिफनी के बॉयफ्रेंड टाइलर को निहारने लगती है, पर तभी उसके पास मेलिसा आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। ये देखकर टिफनी भी वहाँ आ जाती है और मेलिसा से कहती है, आज तक तू मेरे टुकड़ों पर पलती रही और अब तुझे लॉरी अच्छी लगने लगी। ये कहते हुए टिफनी मेलिसा से अपनी दी हुई ड्रेस वापस मांगने लगती है। फिर मेलिसा कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इस बीच पार्टी में तुम्हें ये ड्रेस कैसे वापस कर सकती हूँ? ये सुनकर टिफनी मेलिसा की बेइज्जती करते हुए उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। अब टिफनी लॉरी को डांस करने के लिए चैलेंज देती है और फिर दोनों स्टेज पर ऐसे डांस करने लगती हैं जैसे कोई पागलपन चैलेंज चल रहा हो। इधर मेलिसा टिफनी का दिया हुआ ड्रेस उतारते हुए उसे गालियां दे रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके ठीक सामने वही कातिल खड़ा है। वहीं पार्टी में डांस करते हुए टिफनी नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड टाइलर लगातार लॉरी को ही देखे जा रहा है। ये देखकर टिफनी और भी भड़क जाती है और अब वो जीतने के लिए ऐसे नाचने लगती है जैसे उसे माता आ गई हो। टिफनी का डांस देखकर पूरी भीड़ हंस हंस के लोटपोट हो जाती है। सबको अब समझ आ गया था कि टिफनी की हार तय है, पर तभी टिफनी की एक चमची डीजे का कनेक्शन काट देती है और टिफनी को हारने से बचा लेती है। वॉशरूम में मेलिसा जब कपड़े बदलकर वापस जाने लगती है, तभी पीछे उसे कातिल नजर आता है। उसे लगता है कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है, पर अचानक वह कातिल अपना चाकू निकाल लेता है। मेलिसा भी समझ जाती है कि ये कोई मजाक नहीं है। वह दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि कातिल बाहर खड़ा है और हम देख पाते हैं कि कातिल एक नहीं बल्कि दो हैं। वो दोनों मिलकर मेलिसा को घेर लेते हैं और फिर एक तेज चाकू उसके सिर पर घोंप देते हैं, जिससे मेलिसा की मौत हो जाती है। इधर पार्टी में टिफनी की हरकतें देखकर टाइलर उससे ब्रेकअप कर लेता है और टिफनी को अकेला छोड़ जाता है। इससे टिफनी की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसका ताज ही टूट गया हो। दूसरी तरफ मैगन के पास चैड आता है और मेलिसा के बारे में पूछता है। चैड कहता है कि पार्टी से लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। मैगन को भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। तभी मैगन कातिल में से एक को वहाँ से जाते हुए देखती है। फिर वह पार्टी में जाती है और टिफनी के दोस्तों को देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। टिफनी भी बैठी हुई टाइलर और लॉरी को पास आते हुए देखती है। ये सब देख उसका दिल जल रहा था। जैसे ही लॉरी और टाइलर एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ मैगन आती है और उन्हें बताती है कि पार्टी में सभी लोग एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। खासकर वो लड़कियाँ जो प्रॉम क्वीन बनने की दावेदार थीं। पहले गायब हुई क्रिस्टी, फिर लिंडा और डेबी, और अब चैड ने बताया कि उसे मेलिसा कहीं मिल नहीं रही। मैगन को लॉरी की चिंता थी और उसे पता लग गया था कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो लॉरी को सतर्क रहने को कहती है, पर लॉरी को लग रहा था कि मैगन उसका आज का दिन पूरी तरह बर्बाद करके मानेगी। पहले उसने टिफनी का कटा हुआ सर वाला प्रैंक किया और वो उलझुल बातें कर रही थी, इसलिए लॉरी मैगन से कहती है,
तू सच में पागल है, तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मेगन उसे कहती है तू भांड में जा और वहाँ से चली जाती है। लॉरी का मूड रिफ्रेश करने के लिए टाइलर उसे अकेले में लेकर जाता है। फिर जैसे ही वे दोनों अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले होते हैं, तभी कातिल आकर टाइलर के सर में चाकू ऐसे खोपता है जैसे वो सर नहीं बल्कि तरबूजा हो। ये देख लॉरी का फटके 4 हो जाता है और उसे मेगन की बातें याद आती हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। उधर मेगन उस इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले कमरे में पहुंचती है जहां उसे स्टोकर समेत बाकी सभी लोगों की लाशें भी दिख जाती हैं। लाशें देखकर मेगन चीखती है और उसकी चीख सुनकर लॉरी भी उसे खोजने वहां आ जाती है। छुपते छिपाते ये दोनों उस कमरे में पहुंचती हैं जहां कातिल ने उन्हें मारने का प्लान बनाया था। तभी कातिल अपनी कुल्हाड़ी लेकर कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये दोनों लड़कियां एक खिड़की का कांच तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। जैसे ही मेगन खिड़की से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक बड़ा कांच का टुकड़ा चुभ जाता है, लेकिन वह बाहर निकलने में सफल हो जाती है। अब कातिल अंदर आ चुका था और लॉरी पर हमला करने ही वाला था। तभी लॉरी एक कांच का टुकड़ा लेकर कातिल के छाती में घोंप देती है और वहां से निकल जाती है। इधर पार्टी में प्रिंसिपल वेलेंट वोटों की गिनती के बाद प्रॉम क्वीन का विजेता घोषित करने वाले होते हैं, जिसका नाम लॉरी होता है। ये सुनकर टिफनी और उसकी मॉम को बड़ा सदमा लगता है। तभी लॉरी और मेगन भागते हुए पार्टी में पहुंचती है, जहां लॉरी सभी को भागने को कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वेलेंट लॉरी को प्रॉम क्वीन का ताज पहनाते हैं। इसी बीच मेगन को टिफनी की चमची क्लेयर पकड़ लेती है और टिफनी की हार का जिम्मेदार मेगन को ठहराती है। तभी कातिल वहां आ जाता है और क्लेयर के टांग को काट देता है और क्लेयर के बॉयफ्रेंड जेरल्ड का सर उसके तन से जुदा कर देता है। फिर भीड़ में आगे बढ़ते हुए कातिल लॉरी के पीछे जाता है। प्रिंसिपल वेलेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल वेलेंट का हाथ काट देता है। अब बारी थी लॉरी की, जिस पर कातिल हमला करने वाला था, पर तभी मेगन कातिल की पीठ पर चढ़ जाती है। अब कातिल मेगन को मारने ही वाला था कि लॉरी अपनी ताज लेकर कातिल की आंख में घोंप देती है। जैसे ही कातिल का नकाब उसके चेहरे से हटता है, सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि टिफनी का बाप डैन है। सभी उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल डैन अपनी बेटी टिफनी को प्रॉम क्वीन बनते देखना चाहता था, इसलिए वह सभी प्रॉम के दावेदारों को एक एक करके खत्म कर रहा था। लेकिन उस कमरे में हम दूसरा कातिल नहीं देखते। पुलिस के आने के बाद लॉरी मेगन से अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगती है। फिर एक पुलिस ऑफिसर मेगन को अस्पताल ले जाता है। वहीं डैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी वाइफ नैन्सी को वहीं रुकने के लिए कहा जाता है। दुखी टिफनी को देखकर लॉरी उसे साथ चलने के लिए कहती है। रास्ते में टिफनी लॉरी से अपने द्वारा किए गए बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। टिफनी काफी दुखी थी। घर पहुंचने पर टिफनी लॉरी से पूछती है कि लॉरी क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकती हो। लॉरी भी रुकने के लिए मान जाती है। पुलिस को बयान देने के बाद नैन्सी घर वापस लौटती है। फिर नैन्सी अपने बैग से एक बड़ा सा चाकू निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नैन्सी ही दूसरी कातिल थी। वो चाकू को सीढ़ियों पर मारती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। इस आवाज को सुनकर लॉरी और टिफनी बाहर निकलती हैं और नैन्सी को देखते ही दोनों डर के मारे एक कबर्ड में छुप जाती हैं। लेकिन तभी टिफनी अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर लॉरी पर हमला कर देती है। इसके बाद घायल लॉरी जमीन पर गिरी होती है। तभी नैन्सी उसके पास आती है और कहती है कि सालों पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन फिर एक लड़की आई जिसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ रोजमेरी थी। नैन्सी गुस्से से लॉरी की तरफ देखती है और बोलती है, प्रॉम की रात को मैंने तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया और उसकी लाश एक गंदी नदी में फेंक दी। मेरी पूरी कोशिश थी कि उस कत्ल का इल्जाम तुम्हारी माँ पर लग जाए और वो उम्र भर जेल में सड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नैन्सी अब लॉरी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, पर लॉरी अचानक टिफनी को जोर से लात मारती है, जिससे वह नीचे गिरकर मर जाती है। लॉरी वहां से भागने लगती है। नैन्सी उसका पीछा करती है, लेकिन लॉरी अपने बचाव में नैन्सी को भी मार देती है। फिर हम वही सीन देखते हैं जिससे ये कहानी शुरू हुई थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।